अस्सलाम वालेकुम स्टडीज़ में आज आपके साथ एक और पेपर है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन का वो शेयर कर रहा हूँ कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। ये जो पेपर, अगर हम इस पेपर की बात करें, ये है सीनियर टीचर जनरल लाइन BS16, यानी जो SST जनरल लाइन का पेपर हुआ था 2018 में। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे दो पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम इसके जो पहले तकरीबन कुछ MCQs हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में जो बाकी रह जाएंगे हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आपके साथ इसका जो SST जनरल लाइन का सिलेबस है वो शेयर कर देता हूँ। अब अगर हम SST जनरल लाइन की बात करें तो उसके अंदर भी आपके पास जो पेपर में 100 MCQs आते हैं, उनमें से ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो पेडागाजी का होता है। जिनको ओवरऑल अगर हम देखें जो पेडागाजी के MCQs होंगे वो आपके पास 30 MCQs होंगे। पेडागाजी के अलावा इंग्लिश की अगर देखें तो ये 20 MCQs होंगे। बात करें तो उर्दू के भी 20 MCQs होंगे, यानी 30 MCQs आपके पास पेडागाजी के होंगे, 20 इंग्लिश के होंगे, 20 उर्दू के होंगे। जो 10 MCQs होंगे वो आपके पास पाकिस्तान अफेयर के होंगे, यानी पाक स्टडी से रिलेटेड होंगे, पाकिस्तान के बारे में होने वाले जो हालात वक़ियात उनके बारे में होंगे। और 10 MCQs आपके इस्लामियात के ऊपर होंगे। और इसी तरह जो 10 MCQs होंगे वो जो कश्मीर स्टडी, जो कश्मीरियात उसके ऊपर होंगे। तो यानी टोटल आपके पास ये आ जाएंगे कितने 100 MCQs, 30 पेडागाजी से, 30 इंग्लिश से, 30 उर्दू से, 10 पाकिस्तान स्टडी से, 10 इस्लामिक स्टडी से और 10 कश्मीर स्टडी से। तो इस तरह टोटल आपके पास 100 MCQ। तो मतलब आपको SST जनरल लाइन की तैयारी के लिए पेडागाजी भी पढ़नी पड़ेगी, उर्दू भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, पाकिस्तान स्टडी भी पढ़नी पड़ेगी, इस्लामिक स्टडी भी पढ़नी पड़ेगी, कश्मीर स्टडी भी। तब आपका जाके ये जो 100 MCQs का पेपर है वो कम्प्लीट अटैम्प्ट होगा। तो आए अब हम देखते हैं ये जो 2018 का पेपर था SST जनरल लाइन का, 1 बाई 1 हम इसके जो MCQs को देख लेते हैं। यानी ये पेपर हुआ है 28/1/2018। सबसे पहले हम इसका जो पेडागाजी वाला पोर्शन है जो 30 MCQ से पेडागाजी की उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंट्रेड करिकुलम, कि जो एक्टिविटी सेंट्रेड करिकुलम है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टूडेंट इंटरेस्ट, ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। जो एक एक्टिविटी सेंट्रेड करिकुलम जो डेवलप किया जाता है तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो ये तीनों उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो स्टूडेंट इंटरेस्ट भी उसमें शामिल होती है, वो एक प्रैक्टिकल वर्क ट्रेनिंग के लिए भी ज़बरदस्त होता है, और ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस कर होता है। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है द करिकुलम हेल्प्स द एजुकेशनिस्ट टू अचीव, कि करिकुलम जो है बेसिकली ये एजुकेशनिस्ट को किस चीज़ की अचीव करने में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव्स के जॉब एजुकेशन वेरियस। जी हाँ, करिकुलम का जो सबसे आप ये कह सकते हैं मेन एस्पेक्ट है जो हेल्प करता है एजुकेशन को वो है ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट में, कि इससे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आसानी से अचीव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर प्लानिंग ऑफ करिकुलम इट इज़ एसेंशियल टू डू, कि किसी भी करिकुलम को प्लान करने के लिए, बनाने के लिए क्या करना जो है वो ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग, सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, डिज़ाइनिंग, स्ट्रेटजी। इन चारों में से अगर हम देखें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है जो ज़रूरी है वो है सिचुएशन एनालिसिस, कि सिचुएशन का हमने एनालिसिस करना और उसके बाद कोई भी जो करिकुलम है उसको प्लान करना या उसको डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है द बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ करिकुलम आर, कि जो करिकुलम उसको प्रोसेस करने में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, एक करिकुलम जो है उसको प्रोसेस करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी हमें फॉर्मुलेट करना होते हैं, उसकी कंटेंट की सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन भी करनी होती है, और इसके अलावा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनकी वो भी सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज करना होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द above. Question number 5 है which type of research provides the strongest evidence about the existence of cause and effect relationship, कि कौन सी रिसर्च है वो बेस्ट आप कह सकते हैं एविडेंस प्रोवाइड करती है काज और इफेक्ट के जो रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए। तो देखें काज और इफेक्ट, यानी काज क्या है उसकी और फिर उसका इफेक्ट क्या है, तो ये चीज़ हमें किससे पता चलेगी, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से, हिस्टोरिकल, नॉन ऑफ। तो जो काज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है ये हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है रिसर्च दैट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज, कि वो वाली रिसर्च जो हमें पास्ट के जो इवेंट्स हैं उसको उनको समझने के लिए हम उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको कैरी आउट करते हैं, तो वो वाली रिसर्च क्या कहलाती है, जिसका तल्लुक किससे है, पास्ट से। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, रेप्लिकेशन। जी हाँ, जो तारीख या पुराने जो इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड होती है उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड, यानी जो नॉर्मल ग्रेड्स होते हैं और इंटेलिजेंस टेस्ट का जो स्कोर होता है इसका आपस में कौन सा कोरिलेशन है। नॉट कोरिलेटेड, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन ऑफ दिस। इन दोनों का आपस में हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन बी यूज। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन बेसिकली ये टेस्टिंग सिस्टम है, कि जब आप कोई लर्निंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करने के बाद उसको जज करते हैं क्या इसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, टेस्ट लेते हैं, वो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन कहलाती है। तो ये क्यों यूज़ करते हैं, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू हेल्प टू डेवलप द स्कोप सीक्वेंस ऑफ टीचिंग, एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। जी हाँ, ये तीसरा जो ऑप्शन है कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं
उनकी इफेक्टिवनेस को एक्सेस करने के लिए, चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एडल्ट वुमेन एज डैश बोन्स इन बॉडी, कि जो एक एडल्ट वुमेन है उसकी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 321, 206, 413, 1100। तो एक नॉर्मल एडल्ट वुमेन के अंदर 206 बोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डैश प्रेजेंटेड द व्यू दैट प्ले इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथिंग इमेजरी पावर ऑफ चाइल्ड। अब ये कह रहा है कि ये बात किसने बताई थी कि जो खेल है वो किसी भी चाइल्ड की जो इमेजरी पावर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है। पियाजे ने, फ्रॉड ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, वगिस्की ने। तो ये वाला कंसेप्ट कि खेलना, ये प्ले जो है वो इंपॉर्टेंट है इमेजरी पावर ऑफ चाइल्ड के लिए, ये वगिस्की ने दिया था ये वाला आइडिया। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स द चाइल्ड हैज़ डैश कंट्रोल ऑन हिज बॉडी, कि फर्स्ट फ्यू वीक में जो चिल्ड्रन है उसको अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है या नहीं, कंप्लीट, नो, स्ट्रॉन्ग, नन ऑफ दिस। कोई कंट्रोल नहीं होता तो हम कह सकते हैं नो कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द डैश स्टेज चिल्ड्रन आर एबल टू थिंक अबाउट थिंग्स सिम्बॉलिकली, कि कौन से स्टेज के अंदर जो है बच्चे जो है वो सोचना जो है शुरू कर देते हैं सिम्बॉलिकली। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा जो स्टेज आप ये कैसे, ऑप्शन बी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो जो है सिम्बॉलिकली थिंक करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस। ये कह रहा है किस का ताल्लुक जो है कि वो उसने सारी कॉर्पोरेट पॉलिसी को भी डिटरमाइन करना होता है, ओवरऑल उसने कोऑर्डिनेशन भी करनी होती है तमाम प्रोडक्शन की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, फाइनेंस, यानी ईच एंड एवरी थिंग को देखना होता है। ये किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से, एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से, लीडरशिप से। तो ये सारी चीज़ें यानी फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, इन सब फिर का पॉलिसी को कैलकुलेट करना, ये सारा काम किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। मैनेजमेंट का काम सिर्फ मैनेज करना होता है, लीडरशिप का काम लीड करना होता है, एम्प्लॉय का मतलब काम करना होता है। तो जो सारी चीज़ें देखनी होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यू टेक्निकल स्किल्स, मोर प्लानिंग एंड कंसेप्चुअल एक्टिविटीज़ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि यानी ये रिक्वायरमेंट्स किसके लिए हैं कि उसको टेक्निकल स्किल्स भी आनी चाहिए, प्लानिंग करनी भी आनी चाहिए, उसके पास कंसेप्चुअल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी होनी चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट की, मिडिल लेवल, लोअर एम्प्लॉय। देखिए ये सारा काम करना होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसने बाकियों को भी मैनेज करके साथ लेके चलना होता है। तो मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होनी चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स whether they are intellectual or behavioral, the first step is to taken by teacher is to, अगर किसी प्रॉब्लम के साथ डील करना हो, वो प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल है, बिहेवियरल है, कोई भी है, लेकिन सबसे पहला काम उस प्रॉब्लम को डील करने में टीचर्स क्या करते हैं, डिसाइड ऑन द ट्रीटमेंट, ट्रीट ऑल द स्टूडेंट्स सेम, राइट अ पर्सपेक्टिव प्रोग्राम फॉर ईच स्टूडेंट, मेक अ डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। ये सबसे पहले उसका काम ये है कि उसने प्रॉब्लम को टीचर ने डायग्नोज करना होता है कि अक्सर प्रॉब्लम क्या, उसकी वजह क्या। क्वेश्चन नंबर 16 है, लर्निंग इज directly proportional to the teaching depending on the goals set by the teacher, manipulation of the learner by the teacher, relatively permanent change in the behavior as a result of experience। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है इनमें से वो ये आखिरी है, डी वाला, कि लर्निंग बेसिकली क्या है कि जो किसी भी इंसान के जो आप ये कह सकते हैं उसका बिहेवियर है उसके अंदर जो परमानेंट चेंज आती है एक्सपीरियंस की बेस पे, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टर्म इज़ नॉट टाइप ऑफ रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग है उसकी टाइप कौन सी नहीं है, रिकॉल, रिकॉग्निशन, रिडंडेंसी, रीलर्निंग। रीलर्निंग भी रिमेंबरिंग से इसका ताल्लुक है, रिकॉग्निशन से भी का भी, रिकॉल का भी। तो रिडंडेंसी जो है ये रिमेंबरिंग की टाइप नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सारा इज लुकिंग फॉर ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इन विच द टीचर एंड लर्नर्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। ये कह रहा है कि सारा इस तरह का ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के लिए लुक कर रही है, इस तरह का प्रोग्राम चाह रही है कि जिसमें टीचर और लर्नर्स दोनों जो है वो फिजिकली अलग और सेपरेट हों, यानी वो पास या करीब नो। विच ऑफ द फॉलोइंग शी विल चूज टू, वो फिर कौन सा इनमें से जो है वो ऑप्शन चूज़ करेगी एजुकेशन का, जिसमें टीचर जो है और लर्नर जो है वो दोनों दूर हों। डिस्टेंस एजुकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब क्विस्ट, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो बेस्ट जो है उसके लिए अब इस पर्पज़ के लिए डिस्टेंस एजुकेशन है। डिस्टेंस एजुकेशन वही होती है जिसमें जो टीचर है और जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों दूर होते हैं, तो दरमियान में वो असाइनमेंट्स, क्विज़ या इंटरनेट का यूज़ करके वो एक दूसरे के साथ जो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। तो फिजिकली वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोगोस मीन्स नॉलेज एंड साइकी मीन्स सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर। तो जो साइकी का मतलब होता है सोल। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीक स्टडीड साइकोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ, जो ग्रीक्स हैं वो साइकोलॉजी को किसकी ब्रांच के तौर पर स्टडी करते हैं, थियोलॉजी, फिलासफी, बायोलॉजी, रिलीजन। तो वो फिलासफी की ब्रांच के तौर पे साइकोलॉजी को स्टडी कर। क्वेश्चन नंबर 21 है, द
हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री, कि सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री वो किसने एस्टेब्लिश की? गाल्टन ने, कोर्ट लेवन ने, वंडर्ट ने, वाटसन ने। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल लाइब्रेरी डेवलप की वो वंडर्ट ने। ऑप्शन जो सी है। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, कि जो एन इफेक्टिव टीचर है उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है? एम्फेसिस अपॉन स्टैंडर्ड, एम्फेसिस अपॉन कंट्रोल ऑफ इमेजिएट सिचुएशन, ये एक इफेक्टिव टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिफ्यूज़ल टू हेल्प स्टूडेंट्स अनटिल दे हैव हेल्प देमसेल्व्स, जी हाँ, कि वो रिफ्यूज़ करते स्टूडेंट से उस वक्त तक जब वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। यानी ये किसकी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं? एक एन इफेक्टिव टीचर की प्रॉपर्टी ये वाली एक कैरेक्टरिस्टिक। 23 IQ लेवल ऑफ स्लो लर्नर फॉल्स इन रेंज ऑफ, कि जो स्लो लेवल लर्नर्स हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं IQ के हिसाब से? वो फॉल करते हैं 80 to 90 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसेप्ट्स आर द इमेजेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, आइडियाज़, वर्ड्स, कि जो कंसेप्ट्स हैं बेसिकली ये क्या हैं? इमेजेस हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आइडियाज़ हैं। तो कंसेप्ट बेसिकली क्या हैं? आइडियाज़। 25 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इज़ वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन साइन, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन का पार्ट है वो क्या है? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वो वर्बल है। इनका जो आपस में बातचीत करना, बोलना, कम्युनिकेट करना, वर्बल। क्वेश्चन नंबर 26 है, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, वन वे प्रोसेस, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज़ एंड एग्जाम्पलिफिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करना, रब्ता करना, एक दूसरे तक पैगाम पहुँचाना। तो ये टू वे प्रोसेस, यानी दो बंदों का कम्युनिकेट में होना कम्युनिकेशन में ज़रूरी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जर्नल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ प्योर साइंस, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। तो जर्नल साइंस जो बेसिकली ब्रांच है नेचुरल साइंस की। क्वेश्चन नंबर 28 है, पैनल इज़ अ फॉर्म ऑफ लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, नॉन एप्टीट्यूड। पैनल में अगर आप देखें तो चार जो है वो इंटरव्यू लेने वाले लोग जो वो बैठते हैं, एक जो है वो इंटरव्यू देने वाला होता है। तो पैनल बेसिकली वो लेक्चर भी नहीं होता, डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं, बल्कि वो डिस्कशन। 29 है, सेट इंडक्शन शुड टेक 5 मिनट्स, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो जो सेट इंडक्शन के लिए बेसिकली जो टाइम स्पेसिफिक है वो 5 मिनट्स हैं। तो मोर अप्रोप्रिएट अगर हम देखें वो 5 to 10 भी हो सकता है। ये 5 से 10 मिनट जो है वो सेट इंडक्शन के लिए चाहिए होता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर देखा जाए ये बेस्ट जो सेट इंडक्शन है वो 5 मिनट्स की होती है। 30 है, टीचिंग स्किल इज़ द आर्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, एटीट्यूड। जो टीचिंग स्किल है बेसिकली ये क्या है? आर्ट है। ये 30 MCQs थे पेडागॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो 20 MCQs हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड हैं, उनको हम 1 by 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोनेट? इंग्लिश में सोनेट को पूछ रही क्या चीज़ है? अ पोएम ऑफ 6 लाइन्स, अ पोएम ऑफ 8 लाइन्स, अ पोएम ऑफ 12 लाइन्स, अ पोएम ऑफ 14 लाइन। वो पोएम बेसिकली सोनेट ये पोइट्री से रिलेटेड है कि वो वाली पोएम जिसके अंदर तकरीबन 14 लाइन्स होती हैं, उस पोएम को हम किसका नाम देते हैं? सोनेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज इट व्हेन अ स्टेटमेंट इज एग्जैजरेटेड इन पोएम? कि स्पीच का ये कौन सा फिगर होगा, इसको क्या कहेंगे कि जब पोएम के अंदर कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट उसको एग्जैजरेट करके बयान किया जाए। इन ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये आखिरी ऑप्शन डी जो हाइपरबोल है। हाइपरबोल कहते हैं मुबालगा आराई, कि स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के पोएम के अंदर पेश करना, उसको मुबालगा आराई बोलते हैं। मुबालगा आराई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपरबोल। क्वेश्चन नंबर 33 है, थीम इज़ अ पोएट, एन एड्रेस, कैरेक्टर, पॉइंट राइटर इज ट्राइंग टू मेक अ सब्जेक्ट। जी हाँ, थीम बेसिकली क्या है? पॉइंट राइटर इज ट्राइंग टू मेक अ सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ डिवाइस इन लिटरेचर वेयर एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया। कि लिटरेचर के अंदर वो कौन सी डिवाइस है कि जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक आइडिया को रिप्रेजेंट्स करता है? नरेटर, पैरोडी, सिंबोलिज्म, थीम। तो वो नरेटर है कि जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक स्पेसिफिक आपके साथ आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द 5 सेंसेस। के 5 सेंसेस में से किसी एक को जो अपील कर रही है तो डिस्क्रिप्शन वो क्या है? इमेजरी, सोनिफिकेशन, मेटाफर, नॉन। उसको आप क्या बोलते हैं? इमेजरी। 36 अ मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड दैट डिफरेंशिएट मीनिंग इन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज है। कि एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, मिनिमल यूनिट है साउंड का, जो दो वर्ड्स को, दो चीज़ों को जो है वो एक दूसरे के साथ लैंग्वेज में डिफरेंशिएट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वावल, फोनीम, मॉर्फीम, स्लेबल। तो उसको फोनीम बोलते हैं। फोनीम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का, जो दो आप कह सकते हैं वर्ड्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज रिटन बाय। कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये किसने राइट किया? एलिजाबेथ स्वेल ने, मेया एंगोलिन ने, डीजी अर्नेट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन था ये किसने लिखा था? एलिजाबेथ स्वेल। क्वेश्चन नंबर 38 है, द लैंग्वेज दैट इज नेटिव टू पीपल। कि वो लैंग्वेज जो मतलब वहीं पे लोकल लोगों की नेटिव होती है, एंड इज़ यूज्ड एज एवरीडे स्पीच। और फिर नॉर्मल जो है रूटीन की लाइफ में उसको बोल चाल में यूज़ किया जाता है। उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? जॉर्ग, वर्स्टी मेलिट्यूड,
फिगर ऑफ स्पीच वर्नेकुलर, वो ज़बान जो नॉर्मल पीपल्स के लिए कॉमन भी होती है और वो वहीं पे लोकली बोलते भी हैं रोज़मर्रा लाइफ में, तो उसको वर्नेकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है चेंजिंग फ्राम वन लैंग्वेज ऑफ डायलेक्ट टू अनदर अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट इन विच वन स्पीकिंग इज़ नोन एज। ये कह रहा है कि स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के हिसाब से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपने आप को जो है वो चेंज कर लेना बोलने के दौरान, कि जब बंदा बोल रहा होता है तो वो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोड स्विचिंग, सीरोलाइजेशन, एथनोसिमेंटिक सिंटैक्स, उसको कोड स्विचिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है डिपार्चर एंड अराइवल इज रिटन बाय, कि जो डिपार्चर एंड अराइवल है ये किसने राइट किया? टी.एस. लाइट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एडवर्ड थॉमस ने, विलियम ब्लैक ने। तो डिपार्चर एंड अराइवल जो है ये राइट अप किया था किसने? टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 41 है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज इन अमेरिकन पोएट, रशियन, चाइनीज, पाकिस्तानी। तो ये पोएट था और अमेरिकन पोएट था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 42 है टाटारे इज अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम ब्लैक, वाल्टर डिले मैरी, विलियम डेविस। तो ये वाली पोएम किसने लिखी थी? ऑप्शन जो सी है वाल्टर डिले मैरी। क्वेश्चन नंबर 43 है विच पोएम इज रिटन बाय प्रेज ऑफ स्लीप, कौन सी जो पोएम है वो प्रेज ऑफ स्लीप में राइट अप की गई? लाइट आउट, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द वैनिशिंग विलेज, व्हेन आई हैव फियर। तो ये पोएम जो है वो लाइट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ दीज वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द फोकस ऑफ प्रैग्मेटिक्स, की प्रैग्मेटिक्स की बेस्ट फोकस को कौन से वर्ड जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं? मीनिंग, चॉइस, स्ट्रक्चर, सेंस। की मीनिंग जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है किसकी फोकस को? प्रैग्मेटिक्स। 45 है द मेन कैरेक्टर रन आफ्टर द शेडो एंड डिवेल इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड अवे फ्रॉम द रियलिटी इन हैप्पी प्रिंस, अरेबी, ब्रेकफास्ट, लेट, हार्ट। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है अरेबिक। 46 है इन द स्टोरी द नेकलेस मैटलीडा वाज वाइफ ऑफ, कि जो नेकलेस स्टोरी है इसके अंदर जो मैटलीडा है ये किसकी वाइफ है? मिस्टर लॉजन की, रोजन की, फ्रांसिस टावर की, रिचर्ड हार्कनेस की। तो जो मैटलीडा है नेकलेस जो स्टोरी है इसमें वो मिस्टर लॉजल की वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कि रीड एंड राइट करने की जो एबिलिटी है पढ़ने और लिखने इसको हम क्या बोलते हैं? और ऐसी लिटरेसी, न्यूमरेसी, फ्लुएंसी। तो उसको हम जो रीड एंड राइट की एबिलिटी इसको लिटरेसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 एलिमेंट्स ऑफ लव, हेट्रेड एंड कंप्रोमाइज इज फाउंड इन द स्टोरी, कि वो कौन सी स्टोरी है जिसके अंदर हेट्रेड के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, कंप्रोमाइज़ के भी मौजूद हैं और लव के भी मौजूद हैं? द शेडो इन द रोज़ गार्डन, द फ्लाई, द पैशन इन द डेजर्ट एबी, जिसमें ये तीनों मौजूद हैं, तो वो स्टोरी है द शेडो इन द रोज गार्डन। 49 है द बियर इज़ एन इंटरेस्टिंग ह्यूमरस प्ले अबाउट रशियन वीडो, ये कह रहा है कि जो द बियर है ये एक ह्यूमरस प्ले है जो किसके ऊपर लिखा गया? रशियन वीडियो। और रशियन वीडियो कौन से? पोपोवा, लुका, शिमवो, नन ऑफ दीज। पोपोवा जो ये रशियन वीडियो था इसके ऊपर ये स्टोरी थी, ये प्ले था, इसको किसका नाम दिया गया? द बियर। क्वेश्चन नंबर 50 है द लियाकत अली खान जस्टिफाइज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन हिज एसे, कि जो लियाकत अली खान था उसने पाकिस्तान बनने की जो आप ये कह सकते हैं वजह थी, ये जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में उसने अपना एक व्यू दिया डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपने एक ऐसे में। वो ऐसे कौन सा था? पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इक्लेप्स, विस्टलिंग ऑफ बर्ड्स, नन ऑफ दीज। तो जो लियाकत अली ख़ान ने अपना ऐसे दिया जिसमें उसने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताया, तो वो उस ऐसे का नाम था पाकिस्तान एंड मॉडर्न। तो ये पहला पार्ट था SST जनरल लाइन का जिसमें हमने पेडागॉजी और इंग्लिश के जो 20 MCQs थे, इन टोटल 50 MCQs इनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट दूसरा पार्ट उसमें जो बाकी 50 MCQs बच रहे हैं उर्दू के, पाकिस्तान स्टडी के, कश्मीर स्टडी के, इस्लामियात के, हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।